हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरव सर की ऑनलाइन पाठशाला। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर टेस्ट अभी जो आपकी अप्रैल में आने वाली है उसके लिए आपका सिलेबस, जैसे कि आपको पता है, नवंबर से लेकर मार्च तक सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। ये पूरी तरीके से पिछले साल पे जो पेपर्स थे उसके आधार पे बनाया गया क्वेश्चन बैंक है और ये क्वेश्चन बैंक है 8th क्लास मैथ्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये आपका एग्जाम का टाइम टेबल है और आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है 15 अप्रैल 2026। राइट, बुधवार के दिन मैथ्स का पेपर है। पहला सवाल है, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड 40% ऑफ 150। 150 का 40% कितना होता है? तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, 40, तो 40 परसेंटेज यानी कि 1/100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और 150 40 परसेंटेज यानी कि 1/100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, और 150। उसके बाद जो भी कॉमन टर्म्स है ऊपर और नीचे उसको कट करते जाइए। जैसे कि यहाँ पे 0 0 कट, तो 15 4 जा 60 आपका आंसर आ गया। ये 1 मार्क के लिए पूछे जाने वाले सवाल है। सिमिलरली 30% ऑफ 350, तो 30 का 30, परसेंटेज का 1/100, ऑफ का मल्टीप्लाई, 350 350। बाद में कॉमन टर्म्स को कट कर दीजिए, 0 0 0 0, 35 3 जा 105, जो कि है आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे। दूसरा है, इफ मार्क प्राइस इज 1000 रुपीज। मान लीजिए किसी चीज की छापी हुई कीमत 1000 रुपये है और उसको हम 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट मिला वो हमें देखना है। तो यहाँ पे 1000 में से 800 यानी कि 200 रुपये कम में आपको मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? 200 रुपये, राइट। अभी परसेंटेज डिस्काउंट हो, परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, सारी चीज़ों में फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि है चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे चेंज डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मार्क प्राइस है तो एमपी मल्टीप्लाई 100। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20%। तो इस चीज़ के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फॉलोइंग, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। जब भी रेशियो दिया गया हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख देना है। 4:5 है तो इसको 4/5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, राइट। बाद में कैंसल आउट, स्ट्राइक आउट करके जो बच रहा है वो आपका आंसर है। जैसे कि यहाँ पे 5 20 जा 100 हो जाता है और 24 जा 80। उसी तरीके से यहाँ पे 425 जा 100 हो जाता है और 25 3 जा 75। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कैंसिल आउट करें, मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ टीम वॉन 20 मैचेस एंड देयर विनिंग परसेंटेज वॉज 20। एक टीम है जो 20 मैच जीतने के बाद उनके जीतने का परसेंटेज 20 हो रहा है। देन फाइंड द टोटल मैचेस दे प्लेड। तो ये बड़ा सिंपल है कि 20 मैच जीते तो 20%, तो 100 मैच यानी कितना, तो 100 मैचेस। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है। इसको लिखना कैसे है, ध्यान से देखिए। 20% ऑफ एक्स, टोटल मैच के 20%, 20 मैच के बराबर है। तो 20 को 20, परसेंटेज को 1/100, ऑफ को मल्टीप्लाई, एक्स को x इज इक्वल्स टू 20। बाद में जादुई नदी का इस्तेमाल करके, डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन। बाद में कॉमन टर्म को कैंसिल कर दीजिए, जो आंसर बचा वो आपका आंसर। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, एन आइटम मार्क्ड एट 840। मान लीजिए कि कोई चीज़ है जिसके ऊपर कीमत छपी हुई है 840 और उसको बेचा जाता है 714 में, यानी कि कम दाम में बेचा जाता है। तो बताइए कितना डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट के परसेंटेज कितने थे। सिमिलर प्रॉब्लम है, डिस्काउंट देखिए, 840 में से 714 अगर माइनस करेंगे तो 126 रुपये का डिस्काउंट आपको मिला, राइट। आपको ये सिंपल मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से मिल जाएगा। बाद में मैंने इससे पहले भी बताया कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए सेम ही रहेगा। परसेंटेज डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो तो इंक्रीज ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज हो तो चेंज ऊपर आ जाएगा, और ओरिजिनल कीमत जो होगी उसको आपको नीचे लिख देना है। यहाँ पे ओरिजिनल कीमत मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस नीचे। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करिए, कॉमन टर्म्स को कैंसिल करिए। जैसे कि 0 0 कट रहा है, बाद में 84 को आप खोल दीजिए, राइट। 84 को खोलना आपको आता ही है।
84 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बाद में 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे देखिए 2 2 3 7 मिल जाएगा। उसी तरीके से 126 को भी खोल दीजिए, कॉमन टर्म्स को स्ट्राइक आउट करिए, बचा हुआ जो होगा आपका आंसर होगा। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 रुपीज। मान लीजिए किसी फ्रॉक की छपी हुई कीमत 220 है और उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताइए कि वो डिस्काउंट की कीमत कितनी है और बाद में वो कितने में आपको पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% ऑफ 220, 220 के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20 को 20, परसेंटेज को 1/100, ऑफ को मल्टीप्लाई और 220, सब कुछ कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 44। तो 44 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 220 के ऊपर। तो 220 में से 44 रुपीज़ डिस्काउंट आप माइनस करेंगे तो आपको वो फ्रॉक जो है वो 176 रुपीज़ में पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। एक टीवी है जिसकी कीमत 13,000 है और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, यानी कि कीमत बढ़ेगी ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। 12% सेल्स टैक्स है। तो बताइए कि वो टीवी विनोद कितने में खरीदेगा, राइट। तो सेल्स टैक्स जो है वो 12% लग रहा है 13,000 के ऊपर। तो 12 को 12, ऑफ परसेंटेज को 1/100, ऑफ को मल्टीप्लाई, 13,000 को 13,000, सब कुछ कैंसल आउट करिए, आपको 1560 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये टैक्स है तो वो ओरिजिनल कीमत में छुड़ता है, जबकि डिस्काउंट ओरिजिनल कीमत में से कम होता है। तो यहाँ पे 13,000 में 1560 छोड़ दीजिए तो आपको 14,560 में टीवी पड़ेगा विनोद को। आगे बढ़ते हैं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण जो है वो अपने लिए स्केट्स खरीदता है सेल में, जहां पे उसको डिस्काउंट 20% का ऑफर किया गया है। उसके बाद डिस्काउंट के बाद वो 1600 रुपये कीमत चुका रहा है। तो बताइए कि स्केट के ऊपर छपी हुई कीमत कितनी होगी, ओरिजिनल कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए वो कितना 20% डिस्काउंट है, उसका मतलब हुआ कि वो 80% कीमत ही चुका रहा है, क्योंकि 100% उसकी कीमत थी, 20% डिस्काउंट मिला तो 80% में उसको पड़ा। तो 80% मेन वैल्यू का ही 1600 रुपये होगा, राइट। 80 को 80, परसेंटेज को 1/100, एमपी हमें मालूम नहीं है तो एमपी भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स लिख दीजिए, विच इज इक्वल्स टू 1600। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, कॉमन टर्म्स को स्ट्राइक आउट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्केट्स है उसकी छपी हुई कीमत 2,000 रुपये थी और 2,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट के बाद उसको 1,600 रुपये चुकाने पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई परचेस अ हेयर ड्रायर। मैंने अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर खरीदा 5,400 रुपये में। उसके अंदर वैट एडेड था, इंक्लूडिंग वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक टैक्स है। टैक्स के बाद इसकी 5,400 रुपये कीमत हो रही है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो मान लीजिए कि वैट ना लगा होता, 8% ना लगा होता तो कितना होता, राइट। तो यहाँ पे देखिए टैक्स लगने के बाद इसकी ये कीमत है। तो मान लीजिए उसकी ओरिजिनल कीमत अगर 100% है तो आप 8% कीमत ज़्यादा चुका रहे हैं, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि 100 + 8, आप 108% वैल्यू चुका रहे हैं। तो वही 108% वैल्यू ही 5400 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 108% जो है वही 5400 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 108% उसकी कीमत का 5400 के बराबर है। 108 को 108, परसेंटेज को 1/100, ऑफ को मल्टीप्लाई, वाई को वाई, विच इज इक्वल्स टू 5400। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कॉमन टर्म्स कैंसल, जो बचेगा वो आपकी कीमत है। तो ये जो है वो 5,000 का ही है हेयर ड्रायर, राइट। बट टैक्स लगने के बाद 400 रुपये आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ किया ना हमने, राइट। सेवेंथ, अ सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15%। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से या कहीं और से 10,000 रुपये उधार लिए 15% ब्याज के ऊपर 2 साल के लिए, राइट। तो बताइए कि 2 साल के बाद आपको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा और कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रीति ने दिए 100 रुपये, प्रीति यानी कि PRT, दिए यानी कि डिनोमिनेटर, 100 यानी कि 100। इस तरीके से फॉर्मूला को याद कर दीजिए, जहाँ पे P है प्रिंसिपल, कितनी कीमत ली है,
आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज लग रहा है, और टी है टाइम, कितने वक्त के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे पी 10,000, रेट 15%, कितने साल, 2 साल के लिए। 0,000 को कट करिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ब्याज जो है वो 3,000 हो जाएगा। तो आप एक्चुअली कितना चुका रहे हैं, 10,000 तो चुका ही रहे हैं, उसके ऊपर ब्याज भी चुका रहे हैं 3,000। तो आपको जो लोन लिया था आपने 10,000 का, वो आपको 13,000 में पड़ेगा 2 साल के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Find compound interest on 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually। अगर ये सी आई आ रहा है ना तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का भी ब्याज, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इट इज डबल इंटरेस्टेड। तो इसमें फॉर्मूला वो प्रीति ने दिए 100 रुपये नहीं रहेगा, इसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1+r/100 होल पावर एन। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना सकते हो। यहाँ पे सेम चीज़ ही रहेगी, पी यानी कि कितनी कीमत ली है, आर यानी कि कितने टके पे ली है, 100 तो 100 है, और यहाँ पे एन के बराबर टाइम है। वहाँ पे टी के बराबर टाइम था, यहाँ पे एन के बराबर टाइम है। सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, 12,600 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय 100 होल पावर 2। यहाँ पे स्क्वायर आने से बच्चे डर जाते हैं, पर ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आप बोर्ड मास का रूल लगाइए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए, तो आप आराम से कर पाएंगे। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवीजन किया है ब्रैकेट के अंदर, तो 0 0 कट, और 1/10 यानी कि 0.1, 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 टू द होल स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर करने के लिए कुछ भी मत करिए, पॉइंट को हटा दीजिए, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, और पॉइंट एक डिजिट के बाद है यानी कि 10 का स्क्वायर कितना, 100। तो जो भी जवाब आता है उसके 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि डिवाइड बाई 100 था। अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो 1.1 को मैं 11/10 लिख सकता हूँ, राइट, और उसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, राइट। 1 0 2 0 बाद में डंडी, तो एक डिजिट 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो ये कितना हो गया 1.21। तो ये देखिए डायरेक्ट 1.21। उसके बाद 1.21 को 12,600 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो डायरेक्ट डेसिमल में मत जाइए, आप क्या करिए, 12,600 है और 1.21 है, उसको 121 डिवाइड बाई 100 ये वाला लिख दीजिए, राइट। 0 0 0 0 कट, तो 126 मल्टीप्लाई 121, तो आपको मिल जाएगा 15,246 रुपये। तो जो आप 12,600 रुपये ले रहे हैं, 2 साल के बाद उसकी कीमत 15,000 हो जाती है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा खतरनाक है। ब्याज कितना लगा, तो 15,000 आप 2 साल बाद चुका रहे हैं, जबकि लिया था आपने 12,600, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज कितना है, 2,646। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 2 साल के लिए 5% पे कितना होगा बताइए। सेम ही फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूशन, 10,000 एक 5/100 होल पावर स्क्वायर। सिमिलर वे 5/100 यानी कि 0.05, इसको छोड़िए तो 1.05, 1.05 का स्क्वायर करना है तो 105 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर कर दीजिए, कटकुट करिए, आपको सीधा 11,025 मिल जाएगा। 11,025 को 10,000 में से माइनस करेंगे तो आपको 1,025 जो है वो ब्याज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ढूंढिए, एल्जिब्रा के 2 ब्रैकेट के प्रोडक्ट बताने हैं। ये आपको पता ही है कि 2 ब्रैकेट को साथ में पहले तो लिख दीजिए, 2x + 5 एंड 4x - 3। बाद में बक्सा बांटो टेक्निक, 2x को पूरा बक्सा दे दो और 5 को पूरा बक्सा दे दो। तो देखो 2x को पूरा बक्सा 4x - 3 प्लस 5 को पूरा बक्सा यानी कि 4x - 3। तो बक्सा बांटने के बाद कद्दू को बांटो, कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 2 4 ज़ा 8 x x x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 x x x, 5 4 ज़ा 20 x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। बाद में बीच वाले लाइक टर्म्स है, एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों का रिश्ता हो सकता है, तो 20 में से 6 गए तो 14, तो 8x स्क्वायर ये वाला, इसका जवाब है 14x और -15। सिमिलरली इसको भी एक बार समझा देता हूँ आपको। पहले बक्सा बांटो, y को पूरा बक्सा दे दीजिए और उसके बाद 8 को पूरा बक्सा दे दीजिए। तो देखो y को पूरा बक्सा दे दिया, -8 को पूरा बक्सा दे दिया, फिर 3 1 ज़ा 3, y ज़ा y स्क्वायर, -4y, राइट, 4y,
8 3 ज़ा 24 y माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। बाद में बीच वाले टर्म्स जो हैं वो लाइक है, तो -24 और -4 -28y। 3y वैसे का वैसा, 32 वैसे का वैसा, ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली ये भी वैसे ही हैं, इसमें भी बक्सा पहले बांटिए और उसके बाद कद्दू कटेगा सब में बटेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले बक्सा बांटिए, उसके बाद कद्दू कटेगा सब में बटेगा, उसके बाद लाइक टर्म्स को कंपेयर करिए। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस होने की वजह से ये कैंसिल हो रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस और एक्स स्क्वायर वाई माइनस, तो प्लस माइनस सेम है, +1 -1 बिकम्स 0। तो बचा हुआ जो है वो आपका आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम, पहले इसका बक्सा इसके साथ बांटो, इसका बक्सा इसके साथ बांटो। ये अलग से पूंछ है तो इसको छेड़ो ही मत, वैसे का वैसा कैरी फॉरवर्ड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी इसका बक्सा इसको बांटो, इसका बक्सा इसको बांटो। बांटने के बाद ये पूंछ है, इसको एज इट इज फॉरवर्ड करो और सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बक्सा बांटो, कद्दू बांटो, बक्सा बांटो, कद्दू बांटो। सारे सिमिलर प्रॉब्लम होने की वजह से सारे प्रॉब्लम मैं समझा नहीं रहा हूँ। उम्मीद है आप ये समझ के कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बक्सा बांटो, कद्दू बांटो और रिश्तेदारों को जोड़ो। यहाँ पे 2 बार आपको बक्सा बांटना पड़ेगा, ये जो 10वां प्रॉब्लम है ना, पहले इसका बक्सा बांटना है, फिर इसका बक्सा बांटना है और उसके बाद सबको जोड़ना है। तो जहाँ पे इससे पहले के प्रॉब्लम में आप एक एक बार बक्सा बांटते थे, इसी एक प्रॉब्लम में ही 2 बार बक्सा बांटने के बाद आप सब कुछ जोड़ेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढिए अगर उसकी 2 पैरेलल साइड, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 4 है और ये 8 है, तो एरिया, और हाँ दोनों के बीच की हाइट, हाइट जो है वो 7 है। तो आपको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, जो कि है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल। तो जो पैरेलल साइड है उसको जोड़ना है और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 को पहले जोड़ना है। देखिए 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। पैरेलल साइड को जोड़ने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल साइड यानी कि 4 + 8 यानी कि 12 मल्टीप्लाई 7, 1/2 वैसे का वैसा। तो 1/2 12 7, यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा और 6 7 42 हो जाएगा। और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से ट्रेपेजियम का एरिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और पैरेलल साइड एक 10 है और एक 5 है। छोटी वाली 5 है यानी कि ऊपर वाली 5 सेंटीमीटर है, बड़ी वाली 10 है यानी कि नीचे वाली 10 सेंटीमीटर है। सब कुछ पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला में ये मेन फॉर्मूला, उसके बाद 1/2 a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई h। a प्लस बी यानी कि 10 + 5। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको 5 ले रहे हैं, इसको 10 लिख रहे हैं, तो 5 + 10 लिखिएगा, 10 + 5 नहीं। राइट, इसमें a को 10 लिया है यानी कि इसको a लिया है और इसको b लिया है। पर आप ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करना कि छोटी साइड छोटी होती है, बड़ी साइड बड़ी होती है। तो छोटी साइड की वैल्यू भी छोटी होगी, बड़ी साइड की वैल्यू भी बड़ी होगी। राइट, तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा, कॉमन सेंस की चीज़ है। तो ये हो गया 15, ये 1/2 और ये मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है जिसका एरिया जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर उसकी एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है तो दूसरी डायगोनल, डायगोनल मतलब सामने सामने के वर्टेक्स को जोड़ने से जो लाइन मिलती है उसको डायगोनल यानी कि विकर्ण कहते हैं। चलिए, तो इसके जो डायगोनल्स है उसको हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला आप याद रखिए, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 d1 d2, जहाँ पे d1 है पहला डायगोनल, d2 है दूसरा डायगोनल। ये आप अपने हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
तो पहला डायगोनल आप 16 ले रहे हैं, तो दूसरा डायगोनल आपको पता नहीं है। बाद में आपको करना है, जो नहीं पता है उसको लेफ्ट के साइड, जो पता है उसको राइट के साइड, यानी कि करनी है साइड चेंज। साइड चेंज करने के बाद जादुई नदी वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जो डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन। तो D2 के बराबर सारा सब कुछ कट करके आपको D2 जो है वो 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर से डायगोनल ढूंढनी है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया ढूंढना है, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 D1 D2, फॉर्मूला याद कर लीजिए। 1/2 वैसे का वैसा, D1 है 7.5 और D2 है 12 सेंटीमीटर। 7.5 यहाँ पे देखिए 2 6 12 कर दीजिए, कट कर दीजिए इंडिया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से। 7.5 इंटू 6 यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the area of rhombuses whose side 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. One of its diagonal is 8 centimeter long. Find the length of the other diagonal. मान लीजिए आपके पास एक रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड सेम होती है बाय द वे, राइट। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अभी ध्यान से देखें, एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी एक वर्टेक्स से सामने की बाजू पे बनाई गई परपेंडिकुलर लाइन, राइट। किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली बाजू यानी कि बीसी के ऊपर बनाई गई परपेंडिकुलर लाइन, और ये है 4.8 सेंटीमीटर, ये, राइट। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये जो बीडी डायगोनल है ना वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल यानी कि ए सी, यहाँ पे मैं टूटी हुई लाइन बनाता हूँ, राइट। आपको ए सी ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, पर ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। आप कैसे करेंगे, पहले तो ये बताइए कि ये जो है वो रोम्बस है, एक किस्म का पैरेलेलोग्राम है, और पैरेलेलोग्राम का फॉर्मूला क्या है, तो बेस इंटू हाइट, राइट। 1/2 नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पे बेस यानी कि बी सी और हाइट यानी कि ए ई। बेस आपका 5 है क्योंकि ये रोम्बस होने की वजह से सारी साइड 5 है, तो ये 5 हो गया। एल्टीट्यूड यानी कि 4.8, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपको एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस आपको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसी एरिया को आप 1/2 D1 D2 जो रोम्बस का फॉर्मूला था उसी में इस्तेमाल करिए और D2 को ढूंढ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 24 1/2, ये तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, राइट। 4 को सामने भेज दीजिए तो D2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप में ये प्रॉब्लम होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। डैनियल जो है वो कमरे को रंग कर रहा है, कहाँ कहाँ, 4 दीवारों को रंग कर रहा है, सामने वाली, पीछे वाली, राइट और लेफ्ट, और सीलिंग, छत को कलर कर रहा है, जिसकी लंबाई ऊंचाई ऐसे दी गई है। चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, और अच्छा लेंथ जो है वो 15 है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है। यहाँ पे दिखाई गई है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, राइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर। उसको रंग करने के लिए वो कैन लाता है, यहाँ पे बनाता हूँ, हाँ। और एक कैन में से 100 मीटर स्क्वायर जितना एरिया हम कलर कर सकते हैं। तो बताइए कि डैनियल को कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी कमरे को रंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रंग कहाँ पे कर रहा है, पहले तो वो देखिए। तो पहले तो 4 दीवारों को कर रहा है, आगे की दीवार, पीछे की दीवार, लेफ्ट की दीवार, राइट की दीवार। तो 4 दीवार यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2h ब्रैकेट l प्लस बी। आप बोलोगे सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो हम क्या करें, तो आप इंडिविजुअल अलग अलग करिए। आगे की दीवार यानी कि एल एच, राइट। पीछे की दीवार यानी कि दूसरा एल एच, राइट की दीवार यानी कि बी और एच, रेक्टेंगल है ना, और यहाँ पे बी और एच। तो देखिए एल एच 2LH, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। एल एच आगे की दीवार, एल एच पीछे की दीवार यानी कि 2LH। फिर राइट की दीवार और लेफ्ट की दीवार, राइट की दीवार यानी कि BH, और लेफ्ट की दीवार यानी कि BH, यानी कि 2BH यहाँ पे भी होगा। अब इन दोनों में ही देखिए 2 2 कॉमन है और HH भी कॉमन है। तो 2 और H को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो बचेगा क्या, L प्लस B।
यही तो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है इन्होंने, देखिए 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। आप बोलोगे सर मैं फॉर्मूला ना लगाऊं और ऐसे आप बोल रहे हैं वैसे अलग अलग करूँ तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा भी और दौड़ेगा भी। ठीक है, तो चलिए टू वैसे का वैसा, हाइट आपको दी गई है एल प्लस बी यानी कि 15 + 10 यानी कि 14, 15 और 10 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो चारों दीवारों का एरिया 350 मीटर स्क्वायर है। राइट, इतना हो गया। उसके बाद हम छत को भी रंग कर रहे हैं, छत भी तो एक रेक्टेंगल ही है। तो छत यानी कि क्या, तो एल और बी, तो यहाँ पे एल बी और कलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए छत यानी कि एल बी, एल है 15, बी है 10, यानी कि 150 मीटर स्क्वायर और 350 दीवारें और 150 छत। तो कुल मिला के 350 और 150, 500 मीटर स्क्वायर को रंग करना है। अभी डेनियल जो डब्बा लाया है उस डब्बे में से 100 मीटर स्क्वायर को रंग कर सकते हैं। हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर है तो कितने डब्बे चाहिए होंगे? तो देखिए टोटल 500 है और एक डब्बे से 100 हो रहा है, तो हमें कितने कैन चाहिए होंगे? 5, जो कि है आपका जवाब। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12, 8, 4। एक क्यूबॉइड कमरा है जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है। राइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग यानी कि चूना करना। तो चारों दीवारों को चूना करना है और उसकी कीमत जो है, उसका भाव जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर रंग करने के कितने रुपए हैं? 5 रुपए। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग ऑफ द रूम ऑल्सो वाइट वॉश्ड? अगर मान लीजिए छत को भी रंग करते हैं तो कितना दाम होगा वो हमें गिनना है। तो फिर से सिमिलर जो पहले वाला था वैसा ही प्रॉब्लम है कि चार दीवारों का कितना, तो 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, चार दीवारों का निकाल लीजिए। राइट, तो वो है 160। अभी मान लीजिए सिर्फ चार दीवारों को ही रंग करना है तो 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए है, तो 160 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? तो आपको क्या करना है, जो भी एरिया है उसको भाव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया मल्टीप्लाई रेट 160 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 800। सिर्फ दीवारों को रंगने के 800 रुपए हो रहे हैं। राइट, अगर छत को भी रंगना है तो ये एल और बी, एल बी और भी जुड़ जाएगा। तो एल बी कितना, यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। इसको भी 5 रुपए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो 96 और ये 160। 160 चार दीवारों का और 96 छत का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा। 256 को 5 से मल्टीप्लाई करें जो कि भाव है, राइट, तो 1280 रुपये मिल जाएगा। तो सिर्फ छत के ही 450 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, 450 भी नहीं, 480। राइट, क्योंकि देखो 800 था दीवारों का, छत का मिला के 1280 है, तो सिर्फ छत ही आपको 480, 480 में पड़ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रॉब्लम होता है खत्म। रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर। रुक्सर जो है वो एक कैबिनेट के बाहर के तरफ रंग करना चाहती है जिसका नाप है 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। 1 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर ऊंचाई। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम? अब देखिए कैबिनेट है, एक फर्नीचर है, उसको नीचे से रंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रुखसर नीचे नहीं कर रही क्योंकि वो दिखता नहीं, तो उसको रंग करने का उसको लॉजिक नहीं लगा होगा। तो देखो आगे रंग करना है, पीछे रंग करना है, लेफ्ट को करना है, राइट को करना है और ऊपर भी रंग करना है। तो ये भी सिमिलर पीछे वाला ही प्रॉब्लम हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवारों का 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंपल करिए तो 9 मीटर स्क्वायर चार दीवारों के हो गए। राइट, और छत का कितना, तो एल प्लस बी, तो वो हो गया 2 मीटर स्क्वायर। तो 9 दीवारों के, 2 छत के, यानी कि 11 मीटर स्क्वायर को रुखसर जो है वो कलर कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। मान लीजिए कि एक बंद सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 मीटर है। बंद यानी कि ऊपर भी ढक्कन है, नीचे भी ढक्कन है, और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, वो 3 मीटर ऊंचा है, जो कि एक शीट मेटल में से बना हुआ है। तो बताइए कि इसको बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत पड़ी होगी, यानी कि सरफेस एरिया आपको ढूंढना है। सरफेस एरिया यानी कि ये गोलाकार हिस्से को जब आप खोल देंगे ना तो आपको रेक्टेंगल मिलता है। राइट, और ऊपर का ढक्कन खोल देंगे तो एक सर्कल, नीचे का ढक्कन खोल देंगे तो दूसरा सर्कल। तो ये सारे नाप आपको मिल गए। ये देखिए ये 2πr हो गया क्योंकि सर्कल को जब आप खोलते हैं ना तो वो सरकमफेरेंस हो जाता है। तो ये आपका हो गया 2πr। राइट, ऊंचाई 3 मीटर की 3 मीटर ही रहेगी। यहाँ पे दो सर्कल आपको मिल जाएंगे, दोनों के रेडियस 7 मीटर है।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर है 2 πr ब्रैकेट r प्लस एच। आप बोलोगे सर ये भी फॉर्मूला कैसे आया, हमें पता नहीं है। तो सिंपल देखिए, ये कितना है 2 πr, राइट, क्योंकि इसको हम खोल रहे हैं ना कैंची से। तो जब इसको खोलेंगे तो सरकमफरेंस बन जाएगा सर्कल का, और सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है 2 πr। तो ये क्या हो गया 2 πr, राइट, खुलने के बाद। ये है इसकी हाइट यानी कि h। अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो उसका एरिया कितना है L इंटू बी। यहाँ पे L माने क्या 2 πr, और B माने क्या h। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो गया 2 πr h, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी ऊपर वाला ढक्कन जो कि सर्कल है तो πr², और नीचे वाला ढक्कन जो भी सर्कल है वो भी πr²। तो πr² प्लस πr² क्या हो गया 2 πr²। अभी इन दोनों को जोड़िए, 2 πr² प्लस 2 πrh। इसमें देखिए 2 πr कॉमन है, तो 2 πr को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यहां से एक r बच जाएगा, हमने एक ही बाहर निकाला है इसलिए, प्लस इसमें से पूरा 2 πr निकला तो सिर्फ h ही बचा। तो यही तो वो फॉर्मूला है, देखिए 2 πr ब्रैकेट r प्लस एच, 2 πr ब्रैकेट r प्लस एच। आप बोलोगे सर फॉर्मूला ना करे और आप बोल रहे हो वैसे करे तो चलेगा, चलेगा भी और दौड़ेगा भी। तो आप ये करिए ये करिए, एक ही बात है, ठीक है। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 π की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, अगर कुछ बताया नहीं है तो 22/7 ही लीजिए, राइट। अगर बताया होगा तो 3.14 या 22/7 वो लिख के देंगे, ठीक है। सब कुछ सब्सटीट्यूट करने के बाद बोर्ड मास के रूल के हिसाब से कैंसिल करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 centimeter। तो total surface area of cylinder, ये हमने फॉर्मूला जो पीछे किया वही वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए। सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जो ढूंढना है उसको लेफ्ट की तरफ ले लीजिए, जो पता है उसको राइट की तरफ ले लीजिए। स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफिकेशन करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। आगे बढ़ते हैं। एक दूध का टैंक है जो कि एक सिलेंडर ही है, जिसका रेडियस 1.5 मीटर है और लंबाई जो है वो 7 मीटर है। तो बताइए कि इसके अंदर कितना दूध स्टोर हो सकता है। तो दूध को स्टोर करने के लिए ऐसा सिलेंडर का शेप है, राइट। हमें पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर πr²h होता है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। आपने एक सिक्का लिया था, राइट, जो कि सर्कुलर शेप में था, और आपने बताया था कि इसका एरिया πr² है। बाद में सिक्के के ऊपर सिक्का रखा था तो 2 πr², क्योंकि दो सिक्के थे। फिर तीसरा सिक्का रखा था तो 3 πr², चौथा सिक्का रखा था तो 4 πr², राइट। और उसी तरीके से अगर मैं एच सिक्के ले लेता हूं तो यहाँ पे देखिए 3 πr², 4 πr², 5 πr², और अगर एच लेते हैं तो h πr², यानी कि πr²h, राइट। तो यहाँ पे सिलेंडर बन रहा था, उसका वॉल्यूम हमें πr²h मिल गया। सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, हल्के हल्के से सिंप्लीफाई करिए, तो आपको वॉल्यूम पहले तो मिलेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। उसके बाद सही खेल शुरू होता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर ऐसा कोई बक्सा हो ना, तो उसके अंदर अगर हम पानी भरते हैं ना, तो 1 मीटर क्यूब के बक्से के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर क्यूब का अगर मैं कोई बक्सा बना देता हूं और उसको पानी से भरता हूं तो उसमें जो पानी है वो 1000 लीटर माना जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि 1 मीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर, तो 49.5 मीटर क्यूब यानी कि कितना, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49,500 लीटर जो है उसके अंदर दूध समा पाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 होल पावर -2। ये भी मैंने आपको बताया है कि उल्टे का उल्टा सीधा। अगर किसी नेगेटिव नंबर को गुलाटी मरवाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 2/3 को गुलाटी मरवाओ तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 के बाद उल्टी की उल्टी सीधी, यानी कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, जो कि है आपका आंसर। ये आप लिखेंगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा। अगर 2 मार्क्स के लिए है तो ये लिखना ज़रूरी है, पर अगर इसको एक ही मार्क में पूछते हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी कंसिडरेबल है। जैसे मार्क्स वैसा आप लिखिएगा। चलिए आगे।
सिंप्लीफाई करिए, 1/3 होल पावर -2 -1/2 होल पावर -3 डिवाइड बाई 1/4 होल पावर -2। उल्टे का उल्टा सीधा, तो सबको गुलाटी मरवा दीजिए। 1/3 को 3/1 यानी कि 3, 1/2 को 2/1 यानी कि 2, 1/4 को 4/1 यानी कि 4। तो सबको गुलाटी मारने के बाद 3 स्क्वायर यानी कि 9, 2 क्यूब 2 2 2 यानी कि 8, और 4 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 16। 9 माइनस 8 यानी कि 1 डिवाइड बाई 16, तो इसका जवाब हो जाएगा 1/16, राइट। उसी तरीके से 5/8 होल पावर -7, 8/5 होल पावर -5, उल्टी की उल्टी सीधी, 8 5 7 और 5 8 5, राइट। अभी इसको करने में कई सारे बच्चे घबराते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 8 7 ऊपर है और 8 5 नीचे है। तो 7 में से 5 गया तो 2, तो 8 2 बार आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए 5 5 है और 5 7 है, तो यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 को आप ऊपर पहुंचा देंगे तो वो हो जाएगा +2। तो यहाँ पे 5 7 5 5, ये -2 प्लस होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पे। ये 5 5 नेगेटिव, हाँ सही है, नेगेटिव होने की वजह से वो नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 5 5 8 8 यानी कि 64/25, जो कि है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ढूंढिए 2 पावर -3 मल्टीप्लाई 7 पावर -3। 2 पावर -3 उल्टी की उल्टी सीधी कर दीजिए, या तो एक इसमें और भी काम कर सकते हैं कि दोनों का पावर सेम है तो दोनों को मिला के पावर दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए -3 इधर भी, -3 इधर भी, तो 2 मल्टीप्लाई -7 होल पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं आप, राइट। विच इज इक्वल्स टू 2 7 जा -14, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होल पावर -3। अब आप कर सकते हैं उल्टी की उल्टी सीधी, तो 1/-14 का क्यूब। अभी आपको पता है कि नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का ऑड पावर है, यानी कि 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड पावर होते हैं, और 2 4 6 8 10 ये सारे इवन पावर होते हैं। तो नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, और 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2744 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 पावर -7 उल्टी की उल्टी सीधी करने के बाद करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर आप इसको डिवाइड पहले करेंगे और बाद में सॉल्यूशन करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम है तो सारे प्रॉब्लम को मैं समझाने नहीं जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर वे, इसमें बस एक चीज नई ये है कि किसी भी चीज का अगर 0 पावर होता है, a पावर 0, तो वो हमेशा 1 होता है। इसको तो हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट है, विक्रम के सिर पे बेताल और बेताल के सर के ऊपर उसकी बीवी, ठीक है। अगर इस वीडियो को वो स्टूडेंट देख रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, तो मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि ना, जिस भी चैप्टर में आपको समझ नहीं आ रहा उसका पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब, क्योंकि जैसे कि ये 8वीं कक्षा का है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें क्लास 8 मैथ्स का आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंदर सारे चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, वन शॉट, एक ही शॉट में पढ़ाए हुए आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप उसको देख लेते हैं ना, तो मैं ये जो बकवास कर रहा हूँ ना कि विक्रम के सर के ऊपर बेताल, बेताल के सर के ऊपर बीवी, जो नहीं मालूम है वो लेफ्ट की तरफ, जो पता है वो राइट की तरफ, जादुई नदी, ये सारी चीज़ें आपके पल्ले पड़ जाएगी और आपके लिए मैथ्स आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो अपनी यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी रफ्तार से दौड़ रही है, जो कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो बताइए कि 20 मिनट में वो कितने दूर तक जाएगी, और बताइए कि अगर उसको 250 किलोमीटर दूर जाना है तो कितना वक्त लगेगा। तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। आप बोलोगे सर ये मैथ्स में से साइंस में कैसे चले गए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे जाओगे ना तो मैथ्स साइंस सोशल सब कुछ मिक्स हो जाएगा, राइट। तो ये साइंस और मैथ्स मिक्सअप है। तो यहाँ पे देखिए, टाइम अगर हमें ढूंढना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये सामने चला जाएगा जादुई नदी क्रॉस करके। डिस्टेंस यहाँ पे देखिए कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो टाइम कितना हो गया, 1/3 आवर हो गया 20 मिनट के लिए, 20 मिनट यानी कि 1 घंटे का तीसरा हिस्सा, तो 1 घंटे का तीसरा हिस्सा। अभी देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है, 75 की स्पीड है,
और कितने वक्त तक चल रही है, 1 घंटे के तीसरे हिस्से यानी कि 20 मिनट तक चल रही है। 3 20 5 75 तो 25 किलोमीटर। अगर 20 मिनट की छूट दे दे तो यही ट्रेन 25 किलोमीटर दूर तक ही जाएगी। फिर से अगर इसको 250 किलोमीटर दूर जाना है तो कितना वक्त लगेगा, तो यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना जाना है, 250 किलोमीटर। रफ्तार कितनी रफ्तार पे दौड़ रही है, 75। इसको आप कैंसल आउट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 10/3 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे का तीसरा हिस्सा। अभी 10 घंटे का तीसरा हिस्सा यानी कि क्या, तो 3 3 9, राइट, और 1/3 मिल जाएगा यानी कि 3 घंटे पूरे और 1 घंटे का तीसरा हिस्सा। 3 घंटे पूरे यानी कि 180 मिनट, उसको करना चाहते हैं तो भी, और ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा। और 1 घंटे का तीसरा हिस्सा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट का तीसरा हिस्सा यानी कि 20 मिनट। तो इसको अगर 250 किलोमीटर कवर करना है तो 3 घंटे पूरे और ऊपर से 20 मिनट लगेंगे। 3 घंटे यानी कि 180 और 20 मिनट यानी कि 200 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप इतना लिखेंगे तो भी सही है और सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। एक खंभा है जो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबा है, वर्टिकल पोल है, और जो परछाई बना रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। तो बताइए कि उसी वक्त पे अगर कोई एक खंभा जो है उसकी परछाई अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची हो और एक हाइट हो जो 5 मीटर लंबा परछाई बना रही हो, तो दोनों की हाइट कितनी होगी और दोनों का शेडो कितना होगा। तो ये डीपीआईपी का प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर कोई चीज़ एक बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और अगर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आपको याद होगा कि दीपू को पसंद है पुष्पा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, और अपुन को पसंद है भांगड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, राइट। तो डीपीआईपी का चैप्टर आपने पढ़ाई है शायद, मुझे लगता है तब तक ये याद ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, खंभा पहला दूसरा तीसरा, 3 खंभों की बात हो रही है। ऊंचाई हर किसी की लिख लेते हैं। पहले खंभे की 560 है, देखो 5 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि 100, यानी कि 5 मीटर यानी कि 500, 500 और 60 यानी कि 560, राइट। उसकी परछाई कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 320 सेंटीमीटर। ये एक खंभे की बात हो गई। दूसरे खंभे की अगर हम बात करें तो लंबाई और परछाई जो है वो इसमें ऊंचाई दी गई है। देखिए, लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पॉल इज 10 मीटर 50। तो यहाँ पे 10 मीटर 50 नीचे आना चाहिए और ये ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है, लेंथ ऑफ द शेडो, राइट, इसको नीचे ले लेना चाहिए, गड़बड़ है। और दूसरी है हाइट ऑफ द पोल, 5 मीटर, हाँ लॉन्ग, तो यहाँ भी ये ऊपर होना चाहिए। इन दोनों में गड़बड़ हो गई है, आप करेक्शन कर लेना, राइट। एक्स ऊपर चला जाएगा ये। और क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना लंबा खंभा होगा उतनी ही लंबी परछाई होगी, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम है, एक ही वक्त पे है। अलग अलग वक्त पे होता तो हम इसको समझ सकते थे, पर एक ही वक्त पे है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। कंपैरिजन करिए, क्योंकि दीपू को पसंद है पुष्पा, पुष्पा के कंधे एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे। सिंप्लीफिकेशन करिए तो आपको एक्स भी मिल जाएगा। फिर दूसरा, पहले और देखो, पहला और दूसरा कंपैरिजन, फिर पहला और तीसरा कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फिर से कि 2 किलो शुगर में 9 × 10⁻⁶ दाने हैं। तो बताइए कि 5 किलो में कितने दाने होंगे और 1.2 किलो में कितने दाने होंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीनी उतने ज़्यादा दाने। तो यहाँ पे डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से अपुन को पसंद है, सॉरी दीपू को पसंद है पुष्पा, एक ऊपर एक नीचे इज इक्वल्स टू के। तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो x1, इसको ऊपर वाले को x ले लीजिए, नीचे वाले को y ले लीजिए। तो ये पहला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1।
ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो x1 y1, x2 y2, तो आपको y2 मिल जाएगा, राइट, सिंप्लीफाई करके। उसी तरीके से पहला दूसरा कंपेयर, बाद में पहला तीसरा कंपेयर कर सकते हैं, या दूसरा तीसरा भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा कंपेयर किया है, बाद में दूसरा तीसरा कंपेयर किया है, सिंप्लीफाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Batch of bottles were packed on a 25 boxes with 12 bottles in each box। हमारे पास 25 बॉक्स है और हर एक बॉक्स में 12 बोतल रखी जा रही है। अगर सेम बैच में ही 20 बोतल रखी जाए, ठीक है, 12 की जगह पे 20 बोतल रखी जाए, तो कितने बॉक्सेस विल बी फिल्ड। तो यहाँ पे देखिए, एक बॉक्स से में 12 बोतल रख रहे थे, अभी 12 की जगह पे 20 लगा रहे हैं, यानी कि एक ही बक्से में ज्यादा बोतल को हम समा रहे हैं, तो कम बक्से लगेंगे ना। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, राइट। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में अपुन को पसंद है भांगड़ा, यानी कि दोनों चीजें ऊपर आएगी, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 15। पहले जहां पे 25 बॉक्स लग रहे थे, अभी वहां पे 15 ही बॉक्स लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी जो है वो 2 घंटे चल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कितना टाइम लेगी अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो यहाँ पे देखिए, स्पीड और वक्त की बात हो रही है। तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी वक्त उतना ही कम लगेगा, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, राइट। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन में भांगड़ा, यानी कि दोनों ही चीजें ऊपर, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए तो इसको 1.5 घंटा लगेगा। पहले जो वहां पे 2 घंटे लगते थे, अभी 1.5 घंटा लग रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज यानी कि ब्रैकेट बनाइए, ये ब्रैकेट में नहीं है। एक्सपांड में आपको ब्रैकेट तोड़ने होते थे अलजेब्रा में, फैक्टराइज में आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए 7x माइनस 42, तो आपको पता ही है 7x को 7 मल्टीप्लाई एक्स मतलब प्राइम नंबर्स में तोड़ दीजिए, और 42 यानी कि 2 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42। अभी दोनों में देखिए 7 7 जो है वो कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर खींच लीजिए, तो बाहर खींच लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 2 3 ज़ा 6, तो ये है आपका आंसर। सिमिलरली 6p माइनस 12q है, तो 6 कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे बचेगा p माइनस 2q, राइट। स्टेप्स मैंने लिखे ही हैं, एक बार गो थ्रू करिए। चलिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सिमिलरली। सारे जो सेम प्रॉब्लम है उसको मैं फिर से नहीं समझा रहा, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग, हाँ, इसमें वो जोड़ियों वाला एक्सप्रेशन आपको याद होगा, क्लास में मैंने बताया था कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जोड़ियों में काम करिए, जैसे कि एक जोड़ी यहाँ पे बनाइए, एक जोड़ी यहाँ पे बनाइए, और जोड़ियों में से कॉमन निकालिए, बाद में कॉमन का कॉमन महा कॉमन, देखिए यहाँ पे कॉमन ये भी है ये भी है, तो इसको और बाहर निकाल लिया तो x+8 बचा, x+8 बचा, राइट। ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मुझे लगता है आप ये कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता भी दूं, आंसर आ जाएगा 5xy ब्रैकेट x माइनस वाई, ये इसका आंसर होगा, नहीं 3y होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, ठीक है, तो इसी के आसपास आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉमन निकालिए। अच्छा, ये मैंने किया हुआ ही है, यहाँ पे गलती से क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए 5xy x माइनस 3y सेम जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट, डबल डबल जोड़ी ले लीजिए, कॉमन का कॉमन महा कॉमन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जवाब यहाँ है, इसका जवाब यहाँ है। आगे यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ना करे तो भी ये पहली आइडेंटिटी है, देखो पहला भी परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आइडेंटिटी के साथ मैच करते थे, आपको याद होगा। तो ये कितना है 5m, और ये कितना है 3, और सब कुछ प्लस है, तो हम क्या लिखते थे 5m + 3 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको जोड़ियाँ बनानी है, पर इसमें ना जोड़ियाँ इधर नहीं बनेगी, तो आपको इसको इधर लेना पड़ेगा और इसको इधर लेना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट करते थे, अगर आपको याद हो तो रीअरेंजमेंट करिए, बाकी बाद में सब कुछ सेम ही है। कॉमन का कॉमन महा कॉमन को बाहर निकालोगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम करते थे, ax² + bx + c, बाद में a b c की वैल्यू निकालते थे, राइट।
ए की वैल्यू क्या है तो 1, बी की वैल्यू क्या है तो 6, सी की वैल्यू क्या है तो 8। बाद में ए और सी को मल्टीप्लाई करके 8 बनाते थे। फिर 8 को इस तरीके से तोड़ते थे कि 6 आए। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो 2 + 4 कितना हो जाता था 6। तो ये आपकी चाबियां हो जाती थी। इस चाबियों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, देखो यहाँ पे हम स्प्लिट करते थे, आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है। बाद में आप जोड़ियां बनाते थे, राइट। फिर जोड़ियों में कॉमन का कॉमन, महाकॉमन, और फिर से सेम सारी चीज़ है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्कआउट द फॉलोइंग डिवीजन, इसमें भी बहुत इजी है। 28 को पूरी तरीके से तोड़ दीजिए। तो 28 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28, तोड़ दिया। x 4 बार है तो x 1 2 3 4 लिख दिया, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने स्टार इस्तेमाल किया है। 56 को तोड़ दीजिए तो 7 8 ज़ा 56, राइट। और 8 को तोड़ दीजिए यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 5 2, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की है। 7 8 ज़ा 56, हाँ ये सही है, 7 8 ज़ा 56। पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आप गड़बड़ मत करिएगा, ये गलती से ऐसे छप गया है, राइट। तो देखो 2 कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा, फिर 7 कटेगा, 7 कटेगा, एक एक्स कटेगा, एक एक्स कटेगा। यहाँ पे 3 बार एक्स यानी कि x³ बचेगा। और यहाँ पे 7 भी कट, एक दो बच जाएगा, राइट। ऊपर दो ही दो कटे हैं ना, तो एक दो बच जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 ये आपका आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे भी सबको तोड़ दीजिए, कॉमन जो है उसको कट कर दीजिए, जो बचा हुआ है वो आपका आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज, ओके। एक बार सॉल्यूशन थ्रू जाइए। यहाँ पे बक्से में से पहले कॉमन निकालना है, बाद में बक्सों को काटना है। यहाँ पे देखिए सेम बक्से होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे फिर से तोड़ दीजिए, जो कॉमन टर्म्स हैं इंडिया पाकिस्तान में युद्ध करवा के काट दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेम, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ के ऊपर से आपको आंसर देने हैं, फिर डेटा के हिसाब से ग्राफ बनाना है। दो किस्म के प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ को आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, स्कैन करिए। जैसे कि ये ऊंचाई के बारे में बात हो रही है, और ये हफ्तों के बारे में बात हो रही है, और ये बोटानी का गार्डन, मतलब बोटानी का प्रॉब्लम है जिसमें दो पौधों के बीच में कंपेरिजन हो रही है, पौधा ए और पौधा बी, और दोनों का ग्राफ दिया है। दोनों को एक ही वक्त पे उगाया गया है। फिर पहले हफ्ते में देखिए, ये जो बी वाला पौधा है वो कम ऊंचाई का है, ए वाला पौधा जो है वो ज़्यादा ऊंचाई का है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से ग्राफ को आपको समझना है। पहले एक्स पे समझना है, फिर वाई पे समझना है। जैसे कि इसकी बात करूँ ना, तो दूसरे हफ्ते की बात हो रही है, और ये जो है वो ऊंचाई की बात हो रही है, 6 और 8 के बीच में 7, राइट। तो यहाँ पे देखिए, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद पहला पौधा कितना ऊंचा हो जाएगा, तो पहला पौधा कितना, 7 सेंटीमीटर हो रहा है। और तीसरे हफ्ते के बाद, तो तीसरे हफ्ते के बाद पहला पौधा, ए वाला पौधा 9 सेंटीमीटर का हो जाता है, राइट। फिर उसी तरीके से बी का सवाल पूछा है कि 2 हफ्ते बाद कितना हो जाता है, तो वो 7 ही था। और दूसरा कितना हो जाता है, तो ये 10 सेंटीमीटर। तीसरे हफ्ते में दूसरे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। उसी तरीके से ये सारे सवाल ग्राफ में से आप डिटेक्ट करिए, और उसके बाद उसका आंसर सिर्फ 1 वर्ड में लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। एक बार आप सवाल को पढ़िए, समझिए, ग्राफ को समझिए, उसके बाद उसके आंसर्स लिखिए। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये वाला आपको टेबल का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, साल दिए हैं और दिन दिए हैं। साल एक्स एक्सिस पे डाल दीजिए, दिन वाई एक्सिस पे डाल दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि 8 10 5 12 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 10 5 12 और लाइन बना देंगे, जो कि बहुत ही गलत है। स्केल जो है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक साल का गैप है, राइट। उसी तरीके से दिन भी सेम होने चाहिए। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वैसे ले तो भी सही है, 2 2 दिन ले, 2 4 6 8 तो भी सही है, 5 10 15 20 वैसे भी सेम है। इन शॉर्ट, जो ये स्केल है ना एक्स और वाई, वो हमेशा इक्वल डिवीजन में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने 2 दिन लिया है, और यहाँ पे एक एक साल लिया है। तो देखिए 2003 में कितने दिन, 8 दिन,
तो 2003 में 8 दिन बर्फ वर्षा हुई थी। तो 2003 से एक लाइन को देखिए और 8 से एक लाइन को देखिए, और जहां पे वो मिल रहा है वहां पे डॉट करके सर्कल कर दीजिए, वो आपका पहला पॉइंट मिल गया। राइट। फिर दूसरे पॉइंट 2004 की लाइन देखिए और कितना हो रहा है 10, तो 2004 की लाइन 10 की लाइन, ये दोनों लाइन जहां पे मिल रही है वहां पे दूसरा पॉइंट। राइट। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर चारों पॉइंट्स को ना एक अच्छी सी स्केल लेके इसको छोड़ दीजिए, तो आपका ग्राफ हो जाएगा कंप्लीट और इसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से पॉपुलेशन है मैन और वुमेन की गांव में अलग अलग वक्त पे, साल को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है। राइट। और पॉपुलेशन को मैंने यहाँ पे ले लिया है सेम डिफरेंस में, 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, 14,000। राइट। फिर पहले मैंने मैन का ग्राफ बनाया, तब मैं वुमन का ग्राफ भूल जाऊंगा, उसको देखूंगा ही नहीं। तो पहले मैन के लिए मैंने डार्क लाइन ली है, तो ये देखो मैन के पॉइंट ले लिए और उसको स्केल से छोड़ दिया। फिर विमेन के लिए मैंने मैन के भूल गए, ये पूरी लाइन को आप भूल जाइए। जब दूसरा ग्राफ, एक ही ग्राफ में दो ग्राफ है, ठीक है, तो पहले मैन का करिए बाद में विमेन का करिए, या फिर पहले विमेन का करिए बाद में मैन का करिए, अप टू यू। तो ये इंफॉर्मेशन पर हाँ, मैन के लिए और विमेन के लिए अलग अलग लाइन रखिएगा, आप जो भी लाइन रखें, पर दोनों को समझ में आए कि कौन सी मैन की है कौन सी विमेन की, वो आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कुरियर पर्सन का इंफॉर्मेशन है, ग्राफ में से इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है और ग्राफ के सहारे इन सवालों के ए बी सी डी ई के जवाब देने हैं। राइट। जैसे कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, वक्त के लिए कौन सा स्केल लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 8 से लेकर 9 में 4 बक्से हैं। राइट। तो 1 घंटे के 4 हिस्से किए गए हैं, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट के 4 हिस्से यानी कि 15 मिनट, तो यहाँ पे एक बक्सा यानी कि 15 मिनट है। ठीक है, तो एक यूनिट यानी कि 15 मिनट्स। उसी तरीके से सी हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मान लीजिए कि वो मर्चेंट टाउन से कितना दूर है, तो आप यहाँ पे देखिए 0 किलोमीटर और टाउन देखिए 22 किलोमीटर। राइट। तो वो 22 किलोमीटर दूर है। देखो सी वाला आंसर। उसी तरीके से ग्राफ अलग अलग आपको दे सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए समझिए और सवालों के जवाब दीजिए सिर्फ एक एक लाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बनाइए 2, 8, 3, 12, 3.5, 5। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो साइड है उसको यहाँ पे ले लिया है और जो स्क्वायर्स है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। राइट, पेरीमीटर को। फिर पॉइंट्स को जोड़ दिया है, 2 पे 8, 2 पे 8। राइट। फिर 3 पे 12, 3 पे 12। राइट। यहाँ पे जो आप ले रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर, ग्राफ अच्छा वाला इस्तेमाल करिएगा। मैथ्स के एग्जाम में ग्राफ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जब भी एग्जाम शुरू हो ना तभी से आप बोल दीजिए कि सर मैम ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे। स्क्वायर, ठीक है, सेम चीज़, एक पे एक्स एक्सिस पे ये चीज़, वाई एक्सिस पे ये चीज़, पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, स्केल से लाइन को जोड़ दीजिए। यहाँ पे सवाल पूछा है क्या ये लीनियर ग्राफ है, तो देखिए ये एक लाइन में नहीं आ रहा तो ये लीनियर नहीं है, जबकि इससे पहले वाला देखिए एक ही लाइन में आ रहा था इसलिए ये लीनियर है। ये सवाल को भूल मत जाइएगा, हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के बाद ये छोटे से सवाल को भूल जाते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, विच इज़ अ इनवर्स प्रोपोर्शन, विच इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कौन सा डीपी है कौन सा आईपी है, इन्होंने पूछा है सिर्फ कौन सा आईपी है। अगर एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो वो आईपी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर ऑफ जॉब्स एंड टाइम, ठीक है, तो जितने ज़्यादा मजदूर होंगे उतना कम वक्त में काम होगा, तो एक बढ़ रहा है, मजदूर बढ़ रहे हैं और टाइम घट रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिर यहाँ पे देखिए टाइम जर्नी और डिस्टेंस, जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितनी दूरी कम होगी उतना टाइम कम लगेगा, तो ये आईपी नहीं है ये डीपी है। राइट। फिर एरिया कल्टीवेटेड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, जितना छोटा खेत उतना धान कम, जितना बड़ा खेत उतना धान ज़्यादा, तो एरिया कम तो कम धान, एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा धान, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टाइम और स्पीड, ये बहुत अच्छा है, टाइम और स्पीड, रफ्तार ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, रफ्तार कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन और लैंड पर पर्सन, मतलब कि जितने ज़्यादा लोग और हर किसी को मिलने वाली जगह, तो आपके क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लीजिए। आपके क्लासरूम में अगर एक ही विद्यार्थी है एक क्लासरूम में, तो उसको कितनी ज़्यादा जगह मिलेगी,
और अगर आपके क्लास में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी है तो हर किसी को जगह कम मिलेगी, तो लोग बढ़ेंगे तो एरिया कम होगा, लोग कम हैं तो एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये जो 6 नियम है, ठीक है, उन सारे पर मैंने 6 से ज़्यादा दिए हैं, आपको आगे भी काम आए इसलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 नियम जो है, इसको याद कर लीजिए। ये आपको एग्जाम में पूछे तो सिर्फ आपको नियम लिख देने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन बैंक होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से मेहनत करके 80 में से 80 लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है ख़त्म। अगर आप इसी तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ छूट गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें कमेंट ज़रूर से करें। और आपका दोस्त भी है जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक ठाक तैयारी है, तो उसको ये वीडियो शेयर करके उसको भी पास होने में मदद करिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको पिछले साल के पेपर्स चाहिए म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड सूरत के क्लास 3 से लेके 8 के इंग्लिश मीडियम के, राइट, हर सब्जेक्ट के, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक ब्लू कलर की लिंक होगी। उस ब्लू कलर की लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिखेंगे। उस सब्जेक्ट के बक्से के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस अलग अलग साल के मिल जाएंगे, जैसे कि पिछले साल, उसके पिछले साल 24 23, पहले सेमेस्टर के, दूसरे सेमेस्टर के सारे ही पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू सो मच।